अध्याय 33। चीज स्पष्ट हो गई। गुप्त कमरे। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होना कोई बुरा विकल्प भी नहीं है। हालांकि अगर मैं शामिल हुआ तो मैं उसकी योजनाओं में शामिल होने का जोखिम उठाऊंगा, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? उसने गंभीरता से खुद से पूछा। मेरे पास सिस्टम है और अगर मैं धैर्य रखूं तो मैं किसी भी अन्य से अधिक मजबूत हो सकता हूं। मेरी सुरक्षा के बारे में बहुत अधिक चिंतित होना यहाँ इष्टतम नहीं है। साथ ही वह सही है, कबीला मुझे वे संसाधन उपलब्ध नहीं कराता जो मेरे पास होने चाहिए। ओलिवर को याद आया कि कैसे उसे नौकरानियों के माध्यम से कबीले के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पैसे और विभिन्न अनुमतियों की भीख मांगनी पड़ी थी। यहाँ तक कि कुछ नौकरानियों के साथ भी उससे बेहतर व्यवहार किया जाता था। उसे लगा कि वह पहले से ही शारीरिक रूप से काफी मजबूत है और उसे ऐसे संसाधन दिए जाने चाहिए जो शारीरिक भूत प्रेत भगाने का रास्ता अपनाने वाले ओझा को मुहैया कराए जा सके। उसके पास न तो कोई हथियार तकनीक थी जिसे वह प्रशिक्षित कर सके, न ही कोई मार्शल आर्ट तकनीक, न ही उनके पास कोई एस्पेरा तकनीक थी। यदि व्यवस्था न होती तो वह वास्तव में बहुत दुखी होता। उसने बस अपने पैसे से स्पिरिट्स के 6 विचारशील कदम खरीदे थे और यह ओझाओं के लिए सिर्फ एक आंदोलन तकनीक थी। हालांकि अब अंततः उसके पास कुछ नकदी थी, लेकिन वह जानता था कि यह अस्थायी था और यह सब संभवतः नीलामी में उपयोग किया जाएगा। और जिन कलाकृतियों को कबीले के बाजार में कचरा समझा जाता था, उन्हें ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर जगह मूल्यांकक मौजूद थे और शायद ही वे किसी कलाकृति को अकेले छोड़ते होंगे। यह उतना आसान नहीं था जितना उनके द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में दर्शाया गया था, जहां नायक समय समय पर कलाकृतियां ढूंढता रहता था। इस दुनिया के लोग बेवकूफ नहीं थे। ओलिवर के झिझक भरे चेहरे को देखकर महिला ने चुपचाप कहा कि वह बहुत सतर्क था। यहाँ तक कि उसे ऐसे मजबूत तर्क और लाभ प्रदान करने के बाद भी जिसके लिए कोई भी ओझा उसकी हत्या कर सकता है, वह अभी भी अपनी पसंद पर झिझक रहा था। उसने उसे अंतिम धक्का देने का फैसला किया। यदि आप इस समय शामिल होते हैं तो मैं आपको मुफ्त में एक दुर्लभ रैंक कलाकृति चुनने की अनुमति दूंगा। ओलिवर, जो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, उसने ये सुना और स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे वह बातें सुन रहा है। एक दुर्लभ श्रेणी की कलाकृति मुफ्त में। ओझाओं के लिए यह सामान्य ज्ञान था कि कलाकृतियों के भी ग्रेड होते थे जिनमें उन्हें विभाजित किया जाता था। यह उनके पास मौजूद शक्ति, उनकी उपलब्धता, यदि कोई हो तो उनका इतिहास और कुछ अन्य कारकों पर आधारित था। कलाकृतियों को सामान्यतः 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सामान्य कलाकृतियाँ, असामान्य कलाकृतियाँ, दुर्लभ कलाकृतियाँ, महाकाव्य कलाकृतियाँ, पौराणिक कलाकृतियाँ। सामान्य कलाकृतियों में मंत्रमुग्धता वाले बुनियादी हथियार, साधारण एस्पेरा फंक्शन वाले सहायक उपकरण या कुछ सांस्कृतिक प्रतीक शामिल हैं। असामान्य कलाकृतियाँ सामान्य कलाकृतियों की तुलना में कम आम थीं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सुलभ थीं। इनमें विशेष हथियार, एस्पेरा तावीज़ और अन्य विशेष हथियार शामिल थे। ये कलाकृतियाँ अक्सर इतिहास से संबंधित होती थीं या अतीत में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से जुड़ी होती थीं। ओझाओं द्वारा दुर्लभ कलाकृतियों की अत्यधिक मांग की गई। उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी। इतना ही नहीं, इनका विश्व में ऐतिहासिक महत्व भी काफी था। इनमें विशेष क्षमताओं वाले शक्तिशाली हथियार, अद्वितीय शक्तियों वाले अवशेष शामिल थे। इनमें से कुछ कलाकृतियों का संबंध पौराणिक या पौराणिक प्राणियों से भी था। महाकाव्य कलाकृतियाँ बहुत दुर्लभ थीं। वे अक्सर किंवदंतियाँ थीं जिनके बारे में बहुतों ने सुना तो था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था। स्वाभाविक रूप से उनमें असाधारण मात्रा में शक्ति और मूल्य था, जो दुनिया के इतिहास को बदलने में सक्षम थे। इन कलाकृतियों में अपार एस्पेरा क्षमताएं थीं और ये प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से जुड़ी हुई थीं। पौराणिक कलाकृतियाँ सभी में सबसे शक्तिशाली और पूजनीय थीं। वे किसी भी संग्रह के मुकुट रत्न थे, उनमें ईश्वर जैसी शक्तियाँ और महत्व था। कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वे कैसे पैदा हुए थे? कुछ ने माना कि वे सृजन और विनाश के अवशेष के रूप में देवताओं द्वारा बनाए गए थे,
जबकि अन्य का मानना था कि वे प्राकृतिक दुनिया परिवर्तनकारी घटनाओं द्वारा बनाए गए थे। इस बात का कोई सुराग नहीं था कि दुनिया में कोई पौराणिक कलाकृतियां थीं या नहीं, ये कलाकृतियां वास्तविकता को ही बदल सकती हैं। ओलिवर ने सुना कि वह उसे एक दुर्लभ रैंक की कलाकृति देने को तैयार है और वह स्तब्ध रह गया। क्या वह सचमुच चाहती थी कि वह संगठन में शामिल हो? या क्या ये संगठन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कलाकृति या कुछ और प्राप्त करना था? किसी को ये जानना होगा कि दुर्लभ रैंक की कलाकृतियों को हाथ में लेना आसान नहीं था। संदर्भ के लिए, मेडल ऑफ इटर्नल पेन जो उसने पहले उसे बेचा था वह एक एपिक रैंक की कलाकृति थी। ठीक है, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा और ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन में शामिल होऊंगा। उन्होंने संगठन में शामिल होने का फैसला किया। उपन्यास में बताया गया है कि यह संगठन काफी गहरा था और इसमें कई रहस्य थे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में ऐसी कई घटनाएं होंगी जहां वह उपन्यास के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके भारी लाभ उठा सकता है। इतना ही नहीं, वह ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का हिस्सा रहते हुए आधिकारिक तौर पर मिस्टिक पर्च कबीले के सदस्य भी बने रह सकते हैं। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन ने दुनिया में कई दौरों के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास एक गहरा रहस्य भी था जिसके बारे में वह जानता था। अपने ज्ञान से, उन्हें यकीन था कि वे एक ऐसे सदस्य को पाकर बहुत खुश होंगे जो 5 महान कुलों का भी हिस्सा होगा। ये वैसा ही था जैसे किसी दूसरे देश की सरकार में उच्च स्तर पर एक तिल का होना कई निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। जिस महिला ने उसे सुना वह अंदर से बहुत खुश हुई। आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी और वह अपनी जीत से बहुत संतुष्ट थी। निश्चित रूप से, जब तक वह अमीर थी, उसके पास कई संसाधन थे, वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार झुका सकती थी। लेकिन शांत होने के बाद, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत खुश हो रही थी। उसे शामिल होने के लिए मनाने के लिए उसे एक कलाकृति देनी पड़ी। ऐसा कौन करता है? लोग संगठन से जुड़े रहने के लिए भीख मांगते थे और वह ऐसे बने हुए थे। उसने बहुत जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा और अब उसे लगा कि शायद वह उसे हताश लग रही थी। उन्होंने जो कहा था उसे वापस नहीं लेंगी। वह अपनी बात कहने वाली महिला थी। अपना सिर हिलाते हुए, उसने अपने सामने छोटे लड़के की ओर देखा जो भी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। मैं जेना हूँ, जेना सुलिवान, और तुम अब से मेरे अधीन रहोगे। वह अपनी कुर्सी से उठी और ओलिवर को उसके भरे हुए शरीर का नज़ारा मिला। वह दुबली थी और एक महिला की तरह उसके शरीर का आकार अच्छा था। उसके लंबे पैर और मोटी जांघें थीं जिनका आकर्षण उसके पहनावे से और भी बढ़ जाता था। मेरे पीछे आओ, उसने ऑर्डर दिया और बुकशेल्फ के पास चली गई। और ओलिवर की उत्तेजित निगाहों के नीचे, उसने किताबों में से एक को हटा दिया और शेल्फ के बीच से एक गुप्त रास्ता खुल गया। ये सपनों का जीवन था। ओलिवर हमेशा अपने पिछले जीवन में एक बार ऐसा कुछ अनुभव करना चाहता था, सामान्य स्थानों में उसके ठीक बगल में स्थित एक गुप्त सुरंग के माध्यम से प्रवेश करना। जैसे ही उसने उसे सीढ़ी में प्रवेश करते देखा, वह तुरंत अपने नए बॉस के पीछे चला गया। आखिरकार, वे गुप्त कमरे में पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गए। कहानी खत्म। अलविदा।